नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपनी शाम को MCQ क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसी के आधार पर आज की अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहेगी। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी में रहेगा लगभग अपने यहाँ पे 70 से 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है, जहाँ से सीधा सीधा आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप प्रश्नोत्तरी में बने रहे। और आज की जो सीरीज रहेगी दोस्तों, वो भी ध्यान रखना है, सीरीज रहेगी वो रहने वाली है सीरीज नंबर 36। ध्यान रखना है दोस्तों, आज की जो सीरीज रहेगी वो सीरीज नंबर 36 रहेगी। और कितने प्रश्नों का आप सही जवाब दे पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते रहे। तो क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार क्लास को जरूर ध्यान रखना है, शेयर और एक बार लाइक जरूर कर दें। शेयर और लाइक एक बार जरूर करें दोस्तों आप। और आज अपना यहाँ पे टारगेट रहेगा दोस्तों, यानी 50। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 50 से ज़्यादा लाइव को पहुँचाने का टारगेट रहेगा। तो आज अपने को यहाँ पे ये मुकाम भी अपने को यहाँ पे हासिल करना है। तो 50 से ज़्यादा लाइव की संख्या तक आप जरूर आज कोशिश करें पहुँचाने की। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बार मैं स्लाइड को भी सेट कर लेता हूँ दोस्तों। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वो देखिए आप। इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्राथमिक उपचार होता है, फर्स्ट एड होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले उपचार करना, जीवन बचाना तथा स्वास्थ्य लाभ में सहायता करना, हालत को गंभीर होने से बचाना, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करते रहे। प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एड का जो उद्देश्य होता है यानी उपरोक्त सभी, जीवन बचाना, गंभीर हालत में जाने से रोकना और सबसे पहले उपचार करना, वो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों, वो देखिए आप। फर्स्ट एड जिसे अपन प्राथमिक उपचार के नाम से जानते हैं दोस्तों, फर्स्ट एड शब्द का सबसे पहले इंग्लैंड में कब अपनाया गया। दोस्तों, यहाँ पे इंग्लैंड के अंतर्गत आया था सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द, तो वो कब अपनाया गया था वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द को इंग्लैंड में कब अपनाया गया। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, ध्यान रखना है 1897 1879 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 1879 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट एड शब्द को इंग्लैंड में अपनाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक उपचार को किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम अपनाया था। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे किस एसोसिएशन ने सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एड को सबसे पहले किसने अपनाया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, सेंट जॉन एम्बुलेंस या यूनिसेफ। प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे सेंट जॉन एम्बुलेंस है। इंग्लैंड की सोसाइटी रहेगी दोस्तों, उसने सबसे पहले प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड को अपनाया था 1879 के अंदर, यानी 1879 के अंदर इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे, प्राथमिक उपचार में कौन कौन से उपचार होते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट एड होता है उसमें अपन किस किस को शामिल करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्वयं सहायता, प्राथमिक सहायता, फिजियोथेरेपी, A व B दोनों। यानी प्राथमिक किसी खिलाड़ी के मान लो चोट लग गई, तो उस चोट लग जाती है तो उसमें कौन कौन से अपन उपचार को शामिल करेंगे। अगर वो खुद कर लेता है या कोई और करता है या फिजियोथेरेपी देते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे A और B दोनों। ध्यान रखना है, फिजियोथेरेपी नहीं आएगी, ये तो बाद की चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा में खिलाड़ी खुद भी कर सकता है लगते ही चोट, या फिर कोई और उसकी सहायता कर सकता है, ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वह किस प्रकार की प्राथमिक उपचार है जिसमें घायल व्यक्ति द्वारा स्वयं ही उपचार किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसा कौन सा उपचार है जिसमें अगर किसी खिलाड़ी की चोट लग जाती है किसी व्यक्ति के, तो वो खुद ही इलाज कर लेता है, तो वो कौन सा प्रकार रहेगा। प्राथमिक सहायता, स्वयं सहायता, सामाजिक सहायता, इनमें से कोई नहीं। यानी फर्स्ट एड तो है लेकिन खिलाड़ी खुद ही कर रहा है अपना इलाज, या चोट लगे हुआ व्यक्ति खुद ही कर रहा है, तो उसमें कौन सा स्वयं कर रहा है, तो स्वयं सहायता रहेगी दोस्तों। प्राथमिक उपचार का कौन सा प्रकार, स्वयं सहायता, खुद के द्वारा ही उसका उपचार कर लिया जाता है।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। आज अपने को 50 से ज़्यादा लाइव का आंकड़ा पहुंचाना है, वो आप जरूर कोशिश करें एक बार पहुंचाने के लिए। प्रश्न नंबर 6, उस प्राथमिक उपचार को क्या कहते हैं जिसमें घायल व्यक्ति को अन्य लोगों के द्वारा, ध्यान रखना, अन्य लोगों के द्वारा पहले उपचार किया जाता है। यानी घायल व्यक्ति है, उसका अन्य लोगों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। अगर घायल व्यक्ति स्वयं उपचार कर लेता है तो वो स्वयं सहायता कहलाता है, खुद ही उपचार करता है तो। लेकिन इसके अंदर अन्य लोगों के द्वारा, ध्यान रखना है, अन्य लोगों के द्वारा उपचार किया जा रहा है तो कौन सा कहलाएगा? प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर प्राथमिक सहायता कहलाएगी। वो प्राथमिक उपचार का कौन सा प्रकार रहेगा दोस्तों? प्राथमिक सहायता। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, प्राथमिक उपचार पेटिका में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो प्राथमिक उपचार पेटिका है, फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। प्राथमिक उपचार पेटिका यानी फर्स्ट एड बॉक्स, ध्यान रखना है, फर्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यानी उपरोक्त सभी, ये सभी इसके अंतर्गत होनी चाहिए। क्या क्या? डिटोल होनी चाहिए, कैंची, सुई, चिमटी, पट्टी, प्लास्टर, जीवाणु रहित गेज के टुकड़े, खपच्ची और दवाइयाँ, ये सब इसके अंतर्गत होनी चाहिए। चले दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, प्राथमिक सहायता के लिए पूर्व में अपेक्षित आवश्यक व्यक्तित्व गुण कौन कौन से होने चाहिए। यानी जो प्राथमिक सहायता कर रहा है उसमें कौन कौन से गुण उसके अंतर्गत होने चाहिए, वो उसकी जानकारी होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लग गई और उसको जो लगने वाले को दूसरा व्यक्ति उसको इलाज दे रहा है तो उस व्यक्ति में क्या क्या होना चाहिए, ध्यान रखना है। शांत व अच्छा निर्णय लेने वाला होना चाहिए, प्राथमिक सहायता की जानकारी रखता हो, यानी थोड़ा बहुत उसको नॉलेज हो, दुर्घटना के कारण बनी परिस्थिति को सतर्क समझता हो, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये फर्स्ट एड देते हैं व्यक्ति, उसके अंतर्गत ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, क्लास को शेयर आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों, शेयर करने में कमी ना रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाते रहेंगे। प्रश्न नंबर 9, खेलों में चोटें क्यों लगती है दोस्तों? जो स्पोर्ट्स होता है, खेल होती है, उसके अंदर जो चोट क्यों लगती है यानी इंजरी क्यों हो जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेलों के अंदर चोटें क्यों लगती है? खेल के नियमों का पालन न करने से, मनोवैज्ञानिक तौर पर परेशान, गलत प्रशिक्षण, तकनीक, उपकरण, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। अगर ये दिक्कतें हैं, मिस्टेक होती है तो खेलों में इंजरी, ध्यान रखना है दोस्तों, इंजरी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और इंजरी का टॉपिक अपन ने थ्योरी की क्लास में भी ले लिया है, प्ले लिस्ट में जाके ध्यान रखना है दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाकर आप कंप्लीट क्लास देख सकते हैं आज से थ्योरी की, और सब क्लासें उसके अंदर यहाँ पे लगी हुई है, तो प्ले लिस्ट में आप जाके आसानी से क्लासों को देख सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हड्डी के टूटने, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, हड्डी के टूटने व चटकने को क्या कहते हैं? हड्डी के टूटने या फिर चटकने को क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। बोन इंजरी पूछी गई है दोस्तों, हड्डी अगर बोन इंजरी हो जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? हड्डी कैंसर, फ्रैक्चर, स्प्रेन, डिसलोकेशन। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्चर, उसे अपन कहते हैं, हड्डी का टूटना चटकना फ्रैक्चर कहलाता है। और फ्रैक्चर अनेक प्रकार का होता है दोस्तों, और थ्योरी की क्लास भी अपन फ्रैक्चर से संबंधित ले चुके हैं, उस वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं कितने प्रकार का फ्रैक्चर होता है, कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं, वो प्लेलिस्ट में आप थ्योरी की क्लास में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खेलों में चोट लगने, ध्यान रखना है, खेलों में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन से सिद्धांत का अपनाया जाता है, यानी कौन कौन से नियमों का अपन पालन करते हैं, सिद्धांत को अपनाते हैं। आराम देना चाहिए, बर्फ लगाना चाहिए, दबा देना चाहिए, चोट लगे अंग को ऊपर उठा देना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला उपरोक्त सभी। अपन इसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये प्राइस पद्धति, ध्यान रखना है, ये प्राइसेज पद्धति के नाम से जानी जाती है। जो प्राइस पद्धति आती है उसमें प्रोटेक्शन देते हैं, राइस, रेस्ट देते हैं, आइस देते हैं, कंप्रेशन, एलिवेशन, और सिंपैथेटिक यानी उसे विश्राम भी देते हैं, सांत्वना देते हैं। तो ये प्राइस जो पद्धति आती है उसी के अंतर्गत इसका फॉलो किया गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों, बर्फ द्वारा, ध्यान रखना, बर्फ यानी आइस, बर्फ द्वारा उपचार करने की विधि को
क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। बर्फ़ के द्वारा उपचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ क्या होती है, तो वो ठंडी होती है, अपने को ध्यान रखना है ठंडी होती है। तो ठंडी जो चिकित्सा दी जाती है, सबसे पहले तो ये किसकी चिकित्सा है, पानी, क्योंकि बर्फ़ क्या है, पानी, तो यानी हाइड्रोथेरेपी है, लेकिन ठंडी है। तो ठंडी कौन सी रहेगी दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे क्रायोथेरेपी होती है, वो यहाँ पे ठंडी चिकित्सा है, जिसके अंतर्गत अपन आइस मसाज, आइस बैग, आइस टॉवल, इमर्सन, ये इसके अंदर अपन उपयोग करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, फ्लैट फुट का पता किस यंत्र से लगाया जाता है। दोस्तों फ्लैट फुट हो जाता है, इसका पता किस यंत्र से लगाया जाता है। दोस्तों फ्लैट फुट कैसे होता है, तो अपना नॉर्मल देखिए पैर ऐसा होता है दोस्तों, ये अपना नॉर्मल पैर है, मान लो ये अपना नॉर्मल पैर होता है। फ्लैट फुट कैसा होता है, तो फ्लैट फुट के लिए दोस्तों ये अपना पैर है, ये नीचे से बिल्कुल सपाट हो जाता है, यानी जो नीचे से सपाट हो गया वो फ्लैट फुट। और ये जो आर्क आ रहा है, ये आर्क का मतलब ये नॉर्मल पैर होता है, तो फ्लैट फुट होता है। इसका मापन किससे करते हैं, प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे पेडोग्राफ के द्वारा अपन फ्लैट फुट का मापन करते हैं। स्पायरोमीटर द्वारा श्वसन फेफड़ों से, स्पाइनोग्राफ और एक्सेलेरोमीटर ये अलग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी ना रखें। आज अपने को यहाँ पे 50 से ध्यान रखना है दोस्तों, 50 से ज़्यादा लाइव की संख्या पहुँचानी है, तो आप जरूर शेयर करके जितने लोग देख रहे हैं उसमें एक बार शेयर करेंगे तो इनकी संख्या डबल हो जाएगी, तो आप आसानी से 50 का कवर कर लेंगे अपन। प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, ऑपरेशन से पहले ज़्यादा रक्त स्राव न हो, ध्यान रखना है दोस्तों, यानी ऑपरेशन से पहले ज़्यादा ब्लड न निकले, रक्त स्राव न हो, इसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन से विटामिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ऑपरेशन करते हो उस टाइम में ब्लडिंग न हो, रक्त स्राव न हो। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपने को यहाँ पे बताना है। और ध्यान रखना है दोस्तों, कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का जमाता है, तो विटामिन के होता है दोस्तों, वो रक्त का थक्का जमाने के कार्य करता है, इसलिए विटामिन के का क्या लगाते हैं दोस्तों, वो इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे अपन इंग्लिश में इसका जो वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्विनोन, वो इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों, एक खिलाड़ी द्वारा अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए गलत तरीके से दवाइयों का सेवन करना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर एक खिलाड़ी है अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना चाहता है, मान लो वो अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाना चाहता है लेकिन कोई गलत तरीके से बढ़ा लेता है, कोई ड्रग्स यूज करके बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नशीली दवाइयों का सेवन कर सकता है या फिर ड्रग्स कर सकता है, कोई और चीज़ लेके अपने प्रदर्शन को बढ़ाता है, तो वो क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन डोपिंग के नाम से जानते हैं। और डोपिंग के लिए 2 एजेंसियां बनी है, वर्ल्ड लेवल पर वाडा और नेशनल लेवल पर नाडा एजेंसी बनी हुई है, ये भी अपने को फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, घुटने में चोट विशेषकर किस खेल में ज़्यादा लगने की संभावना होती है। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें घुटने में, एंकल में सबसे ज़्यादा चोट लगने की संभावना होती है। स्विमिंग, बास्केटबॉल, हॉकी या फुटबॉल। दोस्तों घुटने में सबसे ज़्यादा चोट कौन से खेल में लग सकती है। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर रहेगा दोस्तों फुटबॉल होता है। फुटबॉल के अंदर सबसे ज़्यादा घुटने में चोट लगने की संभावना रहती है, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। यानी घुटना होता है, घुटना उसमें सबसे ज़्यादा चोट फुटबॉल गेम्स में लगने की संभावना रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। डोपिंग की जांच करने लेते हैं उसमें कौन सी चीज़ का परीक्षण करते हैं। दोस्तों डोपिंग के अंतर्गत नशीली चीज़ों का सेवन किया जाता है, पदार्थों का सेवन किया जाता है, चाहे इंजेक्शन हो, दवाई हो या जीन डोपिंग हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी जाँच परीक्षण के लिए वर्ल्ड लेवल पर वाडा एजेंसी होती है और नाडा नेशनल लेवल पे होती है। ध्यान रखना है, नाडा नेशनल लेवल पे होती है और वर्ल्ड लेवल पे वाडा होती है। तो किसके द्वारा खिलाड़ी की जांच करते हैं। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मूत्र यानी यूरिन की जांच करते हैं। ध्यान रखना, यूरिन की जांच के द्वारा अपन डोपिंग का परीक्षण या नशीली पदार्थों का शरीर के अंदर पता लगाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, बिजली के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे बिजली यानी ऊष्मा है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, बिजली है, उसके द्वारा जो इलाज किया जाता है वो क्या कहलाता है। हाइड्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, क्रायोथेरेपी, और या फिर इलेक्ट्रोथेरेपी।
दोस्तों पानी से उपचार करते हैं उसे अपन हाइड्रोथेरेपी यानी जल या पानी से उपचार। वैक्स थेरेपी, वैक्स थेरेपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मोम के द्वारा, जो मोम होती है इस मोम के द्वारा। क्रायोथेरेपी ये ठंडी और गर्म, क्रायोथेरेपी ये ठंडी चिकित्सा होती है दोस्तों, यहाँ पे को ध्यान रखना है, ठंडी पानी से जैसे बर्फ। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का, वो रहेगा इलेक्ट्रोथेरेपी। बिजली से जो उपचार देते हैं मशीनों द्वारा वो इलेक्ट्रोथेरेपी, और इसके अंतर ऊष्मा या विकिरणों के द्वारा इलाज दिया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करते रहिए। पानी के माध्यम से किया गया इलाज किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो पानी द्वारा इलाज करते हैं वो किस किस नाम से जाना जाता है। क्रायोथेरेपी, क्रायोकाइनेटिक्स, व्हर्लपूल बाथ, उपरोक्त सभी। दोस्तों पानी के द्वारा जो इलाज किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 19 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे क्रायोथेरेपी, सॉरी व्हर्लपूल बाथ, ध्यान रखना है। पानी के अंदर व्हर्लपूल बाथ, जिसे अपन भंवर स्नान के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे अपन भंवर स्नान, भंवर स्नान, क्योंकि इसमें जो पानी का टप होता है उसमें खिलाड़ी को बैठा के मशीन द्वारा पानी को गोल गोल घुमाया जाता है, तो वो भंवर स्नान होता है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों। चोटग्रस्त भाग को ठंडे पानी व गर्म पानी का उपचार करने की विधि क्या कहलाती है दोस्तों, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों को काम में लिया गया है कि चोटग्रस्त भाग है उसको एक बार ठंडे पानी में डुबोएंगे, दूसरी बार गर्म पानी में डुबोएंगे, फिर उसको ठंडे और गर्म ऐसा चलता रहेगा, तो वो कौन सी उपचार की विधि कहलाएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रायोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, कंट्रास्ट बाथ। प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कंट्रास्ट बात है, वो यहाँ पे ठंडा और गर्म की चिकित्सा रहेगी, ठंडे और जल गर्म चिकित्सा, ध्यान रखना, ठंडा और गर्म जल की जो चिकित्सा होती है उसे अपन क्रायो कंट्रास्ट बात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा, चोटग्रस्त अंग को ठंडे पानी में डुबाकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं, यानी चोटग्रस्त भाग है उसको अगर ठंडे पानी में डुबाकर गति करवाने की विधि को क्या कहते हैं। क्रायोथेरेपी, क्रायोकाइनेटिक्स, वैक्स थेरेपी, कंट्रास्ट बाथ। मान लो किसी अंग में चोट लग गई, हाथ है, हाथ में चोट लगी, उसको ठंडे पानी में डुबोएंगे और फिर उसके मूवमेंट करवाएंगे, ऊपर नीचे करवाएंगे, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ करवाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी। प्रश्न नंबर 21, तो दोस्तों क्रायो, क्रायो यानी ठंडा होता है और काइनेटिक्स यानी मूवमेंट होता है, तो क्रायोकाइनेटिक्स कहलाएगी। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 21 का क्रायोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों। किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, यानी कौन सा उपचार है जिसमें अपन मोम का प्रयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था मोम का उपयोग ज़्यादातर जो शरीर के जॉइंट होते हैं, छोटे जॉइंट, ध्यान रखना है दोस्तों, यह हाथ है, हाथ की जो कलाई का जॉइंट है ऐसे हो गया, अंगुलिया का जॉइंट हो गया, मान लो अंगुली है, अंगुली का जॉइंट हो गया, तो छोटे जॉइंटों पर जो उपचार दिया जाता है वो मोम के द्वारा दिया जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वैक्स थेरेपी, इसे वैक्स थेरेपी या फिर इसे पैराफिन पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे दूसरा नाम पैराफिन पेंटिंग भी रहेगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। वैक्स थेरेपी का दूसरा नाम पैराफिन पेंटिंग या पैराफिन बाथ भी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत चोटों से बचने का सबसे पहला सिद्धांत कौन सा होता है दोस्तों। मान लो खेल प्रशिक्षण है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, उसमें अगर चोट लगती है तो सबसे पहले कौन से प्रिंसिपल या सिद्धांत का पालन करते हैं। शारीरिक स्वस्थता, वार्म अप, कंडीशनिंग, कूल डाउन। सबसे पहले क्या होनी चाहिए चोटों से बचने के लिए, तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, सबसे पहले वार्म अप होना चाहिए। खिलाड़ी अगर वार्म अप नहीं है तो वो खिलाड़ी के चोट लगने की सबसे ज़्यादा संभावना रहेगी, तो सबसे पहले खिलाड़ी को वार्म अप अपने को करना चाहिए, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। खेलों में चोटों का कौन से वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, खेलों के अंतर्गत चोटों को कौन से वर्गों में बांटा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों लाइक शेयर भी ज़्यादा करते रहे, अपने को यहाँ पे 50 से ज़्यादा लाइव की संख्या एक बार पहुँचानी है, तो आप शेयर करने में कमी ना रखें। अगर आप 50 से ज़्यादा की संख्या अगर लाइव पहुँचाते हैं तो आपको यहाँ पे PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, तो आप शेयर की संख्या, सॉरी लाइव की संख्या 50 से ज़्यादा आप ज़रूर पहुँचाइए एक बार।
प्रश्न नंबर 24 का देखिए दोस्तों, यहाँ पे चोटें होती हैं उनको कितने वर्गों में बांटा गया है? गंभीर चोट, हल्की चोट, ओवरयूज चोट। प्रश्न नंबर 24 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ए और बी दोनों। ध्यान रखना है, गंभीर चोट होती है गंभीर चोट, या फिर इसे ओवरयूज चोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है? दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। दो प्रश्न होते हैं, लिगामेंट और एक टेंडन से संबंधित। तो लिगामेंट का खिंचना या टूटना, दोस्तों लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को हड्डी से, यानी बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, उसे अपन लिगामेंट कहते हैं। मान लो ये कोई हड्डी है, इस हड्डी की दूसरी हड्डी अगर जुड़ रही है नीचे यहाँ पे, तो ये इसमें जो काम आता है वो लिगामेंट रहेगा दोस्तों। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करेगा। और लिगामेंट की चोट को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 25 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन स्प्रेन यानी मोच के नाम से जानते हैं, वो लिगामेंट की चोट रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, पेशियों अथवा टेंडन का ट्विस्ट यानी खिंचाव या फटना क्या कहलाता है? यानी टेंडन की चोट पूछी गई है। अब दोस्तों टेंडन क्या करता है? टेंडन हड्डी को मांसपेशी, ध्यान रखना है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ये कोई हड्डी है, मान लो ये कोई हड्डी है, और इस हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम कौन करता है? तो वो टेंडन करेगा। यानी यहाँ का क्या काम आता है? वो टेंडन रहेगा। और अगर मांसपेशी और हड्डी के बीच में जो टेंडन लगा है उसमें फटना या टूटना होता है, वो कौन सी चोट कहलाएगी? प्रश्न नंबर 26 इसे अपन स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। और स्ट्रेन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे खिंचाव। खिंचाव ध्यान रखना है, खिंचाव किस में आता है? वो टेंडन संबंधी चोट के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, हड्डी का एक से ज़्यादा जगह से टूटना क्या कहलाता है? हड्डी है वो एक जगह से ज़्यादा जगह टूट जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? मान लो ये बोन है, ये बोन एक से ज़्यादा जगह से टूट जाती है तो अपन किस नाम से जानते हैं? एक से ज़्यादा जगह से टूट जाएगी तो साधारण फ्रैक्चर, मिश्रित, मल्टीपल फ्रैक्चर, ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन मल्टीपल फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, यानी एक से ज़्यादा जगह टूटना मल्टीपल फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? यानी हड्डी तो टूट गई लेकिन वो त्वचा से बाहर निकल के गई। मान लो ये कोई त्वचा है, इस त्वचा में ये हड्डी है, मान लो ये हड्डी है, और यह हड्डी टूट के बाहर आ जाती है। इसे मान लो बाहर की साइड में निकल गई, कहीं पर भी हड्डी बाहर निकल गई तो वो त्वचा भी फट गई और हड्डी भी टूट गई, तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? साधारण, मल्टीपल, ग्रीन या फिर मिश्रित फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों। अपन इसे मिश्रित फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं, यानी हड्डी और त्वचा दोनों का फटना टूटना मिश्रित फ्रैक्चर कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29, चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? दोस्तों किसी भी मसल्स पर अगर चोट लग जाती है, मान लो ये अपना हाथ है, इस हाथ के चोट लग गई और यहाँ पे नीला पड़ गया, ऐसा नीला सा धब्बा बन गया, तो वो क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने का, इसे अपन कंट्यूजन कहते हैं, जिसे अपन नील पड़ना भी कहते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, इसे अपन नील पड़ना भी कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रहिए। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर को कौन सी ओवरयूज इंजरी हुई थी? दोस्तों सचिन तेंदुलकर के ये चोट हुई थी, ज़्यादातर कौन सी चोट हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। हाल ही का मतलब है दोस्तों, ये प्रश्न उस टाइम ही लिया गया था जब ये चोट लगी थी। तो प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी टेनिस एल्बो, सबसे ज़्यादा टेनिस एल्बो की चोट होती है, यानी सबसे भारी बैट से, क्योंकि सचिन क्या करता है? भारी बैट से खेलता है, भारी बैट से, वजनदार वेट से खेलता है, इसलिए टेनिस एल्बो कोहनी में लगने वाली चोट है। और कोहनी की ECR भी ध्यान रखना है, ECR मसल्स पर यह चोट लगती है। कोहनी की कौन सी मसल्स होती है दोस्तों? पूछा जाता है, ECR मसल्स रहेगी, उसमें सबसे ज़्यादा यह चोट आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, हड्डी टूटने के पश्चात ध्यान रखना है दोस्तों, शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को क्षति पहुंचाती थी तो कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डी टूट गई और टूटने के बाद अंदर के सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, मुलायम अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर घुस जाती है। मान लो ये अपना क्या है? ये अपना लीवर है, और इस लीवर के मान लो ये पसलियाँ है, ये पसलियाँ टूट के इस लीवर के अंदर घुस गई तो वो कौन सा फ्रैक्चर कहलाएगा? जटिल अस्थिभंग, साधारण, मल्टीपल या ग्रेनिस्टिक फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन जटिल अस्थिभंग के नाम से जानते हैं, यानी इसे अपन
कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हड्डी टूटने के पहचान लक्षण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों हड्डी टूट जाती है तो उसके पहचान के लिए कौन कौन से लक्षण होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दर्द व सूजन हो जाती है, नीला पड़ जाना, रक्तस्राव या हड्डियों को आपस में रगड़ने की आवाज़ आना, उपरोक्त सभी। हड्डी टूटने के कौन से लक्षण होते हैं, प्रश्न नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी है वो हड्डी टूटने के लक्षण होते हैं। दर्द होता है, टूटी हुई जगह पे सूजन आ जाती है, नीला पड़ जाता है, ब्लड भी निकल सकता है और रगड़न, एक दूसरी हड्डियों में रगड़ की आवाज़ भी आती रहती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुख्यतः कौन सा फ्रैक्चर होता है। दोस्तों जो जिनमें हड्डियाँ मुड़ जाती है, टूटती नहीं है। दोस्तों हड्डियाँ मुड़ जाती है यानी फोल्ड हो जाती है, टूटती नहीं है, वो कौन सा फ्रैक्चर होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। ध्यान रखना है दोस्तों, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाया जाता है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में हड्डियाँ टूटने के बजाय क्या हो जाती है, टूटती नहीं है बल्कि बेंड हो जाती है, यानी मुड़ जाती है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है, इसे अपन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। इसमें हड्डियाँ टूटती नहीं है बल्कि मुड़ जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ टूटने के बजाय बेंड हो जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, खेल में चोट के बचाव के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों खेलों में जो चोट है और चोट लगने पर क्या क्या बचाव के तरीके होते हैं वो अपने को बताना है। खिलाड़ी की फिटनेस तथा ठीक तरीके से वार्म अप होना चाहिए, खेल के पश्चात कूल डाउन होना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, वेशभूषा यानी ड्रेसअप उसका कोड अच्छा होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। खेल से चोटों से इंजरी से बचने के लिए अपने को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो फुटबॉल का खेल है उसमें चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण या इक्विपमेंट्स काम में लेते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। गोल कीपर का ग्लव्स तथा बैंडेज, मांसपेशियों पर मिनरल्स की कमी, प्रशिक्षण की गलत विधि, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फुटबॉल खेल में चोट से बचने के लिए कौन कौन से उपकरण प्रयोग में किए जाते हैं। तो गोलकीपर का ग्लव्स और बैंडेज ये लगाया जाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अलावा अगर मांसपेशियों में मिनरल्स की कमी होगी तो भी चोट लगेगी, प्रशिक्षण की गलत विधि होगी तो भी चोट लगेगी। तो बचाव के लिए गोलकीपर के लिए ग्लव्स होते हैं और बैंडेज उसके द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, बुर्सराइटिस शरीर में किस अंग की चोट होती है। दोस्तों बुर्सराइटिस है वो शरीर के किस अंग की चोट है वो अपने को यहाँ पे बताना है। संधि, मांसपेशी, टेंडन या अस्थि। दोस्तों हेमाटोमा होता है जो नील पड़ जाती है दोस्तों, जिसे अपन कंट्यूजन के नाम से जानते हैं। कंट्यूजन नील पड़ना, तो वो अलग जगह पे पड़ती है तो उसी नाम से जानी जाती है। जैसे मान लो ये नील अगर जांग में पड़ जाती है तो जांग के अंदर ये चार्ली हॉर्स के नाम से जानी जाएगी। सिर में अगर नील पड़ जाती है तो वो हेमाटोमा के नाम से जानी जाएगी। साथ ही में दोस्तों जॉइंट में पड़ जाती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 इसे अपन बुर्सराइटिस के नाम से जानते हैं। यानी संधि में जो चोट लगती है, नील पड़ जाती है, उसे अपन बुर्सराइटिस कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। हड्डियों के फ्रैक्चर कितने प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, हड्डियों के जो फ्रैक्चर है वो 2 प्रकार में वर्गीकृत किए गए हैं। अब ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो अपन नेक्स्ट प्रश्न में इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, हड्डियों के फ्रैक्चर कौन से 2 प्रकार होते हैं। दोस्तों हड्डियों के फ्रैक्चर है वो 2 प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं, लेकिन कौन से हैं 2 प्रकार वो अपने को यहाँ पे बताना है। मोल्डेड या मिश्रित फ्रैक्चर, साधारण या बंद फ्रैक्चर, संयुक्त या खुला फ्रैक्चर, ख एंड गे दोनों। दोस्तों प्रश्न नंबर 38 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी ख और गे दोनों, यानी साधारण फ्रैक्चर जिसे अपन बंद फ्रैक्चर कहते हैं और संयुक्त फ्रैक्चर जिसे अपन खुला फ्रैक्चर कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे साधारण फ्रैक्चर जिसे बंद का मतलब होता है हड्डी टूट जाती है लेकिन त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती है,
और खुला फ्रैक्चर हड्डी टूटने के बाद त्वचा को भी नुकसान पहुंचा देती है, तो वो खुला फ्रैक्चर या संयुक्त फ्रैक्चर कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, चोट लगने के पश्चात हड्डी कई स्थानों से कुचल जाती है, उसे क्या कहते हैं? यानी चोट लग गई और हड्डी कई जगह से कुचल जाती है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, आघात फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जटिल स्थिति फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। यानी हड्डी कई जगह से टूट जाती है, उसे अपन कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट और होगा प्रश्न नंबर 40। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। अपने को यहाँ पे 40-50 से ज़्यादा लाइव की संख्या पहुँचानी है, तो आप जरूर पहुँचाइए और टेलीग्राम पर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे टारगेट लेना है दोस्तों 50 से ज़्यादा लाइव का, वो आप जरूर करते हैं एक बार। प्रश्न नंबर 40, मांसपेशियों के तीक्ष्ण संकुचन, ध्यान रखना है दोस्तों, मसल्स है उसकी ज़्यादातर संकुचन होने के कारण होने वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तीक्ष्ण संकुचन का मतलब है दोस्तों, अगर मांसपेशी ज़्यादा तरह से खिंच जाती है तो कौन सा फ्रैक्चर हो जाएगा? दबाव अस्थिभंग, आघात, कम्युनिकेटेड, एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर कहलाता है। यानी मांसपेशी अगर ज़्यादातर खिंच जाती है फिर उसके कारण मांसपेशी टूट जाती है, तो कौन सा अस्थिभंग कहलाएगा? एवोल्जन अस्थि फ्रैक्चर कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात अत्यधिक खून न बहे, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी चोट लग गई और चोट लगने के बाद ज़्यादा ब्लड बाहर न आए, यानी बाहर न आए, इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी, टार्निकेट, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट रेज। प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे टार्निकेट, ध्यान रखना है, टार्निकेट ये इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण ज़्यादा ब्लड शरीर से बाहर न आए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखे दोस्तों, खेल के दौरान शरीर के अंग पर रगड़ खाने से चोट लगती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्यान रखना है दोस्तों, खेल के दौरान मान लो कोई हाथ है या फिर हाथ में ये कोनी है, मान लो कोनी वाला हिस्सा है, ये कोनी, ये अपना हाथ हो गया, तो ये कोनी ज़्यादातर कोनी में रगड़ लगने से चोट लग जाती है। किसी फर्श पर अपन फिसल जाते हैं तो कौन सी चोट लगती है? प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन एब्रेजन के नाम से जानते हैं। एब्रेजन जिसे अपन खरोंच भी कहते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों, इसे अपन खरोंच के नाम से जानते हैं एब्रेजन। और इसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसे अपन स्ट्रॉबेरी चोट भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी चोट भी कहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे जल का मतलब पानी नहीं है, जल का मतलब है दोस्तों यानी अग्नि से जलना, आग से जलना। तो आग से जल जाने के बाद सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। गर्म पानी, मिट्टी डालना, ठंडा पानी या बर्फ लगाना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जल जाने जिसे अपन बर्न कहते हैं, यानी आग से जल जाने के बाद सबसे पहले कौन सा उपचार दिया जाता है? प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ठंडा पानी या बर्फ द्वारा उसका उपचार किया जाता है। जले हुए भाग पर बर्फ या पानी लगाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, लिगामेंट जिसे अपन संधि बंधन स्नायु भी कहते हैं दोस्तों, यानी लिगामेंट में मुख्य रूप से किस प्रकार की चोट लगती है? दोस्तों पहले भी ये प्रश्न अपन ने पूछ लिया है प्रश्नोत्तरी में, तो यानी लिगामेंट की चोट कौन सी होती है? लिगामेंट बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और इसमें जो चोट लगती है उसे अपन स्प्रेन के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना स्प्रेन। प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा स्प्रेन, जिसे अपन हिंदी में मोच नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, खेल चिकित्सा शास्त्र में राइस से क्या तात्पर्य है? दोस्तों राइस का जो फॉर्मूला है, इससे क्या तात्पर्य है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी चोट लगने और फर्स्ट एड के बाद अपन सबसे पहले राइस का प्रयोग करते हैं, और ये राइस क्या होती है, यानी प्रत्येक अपने को अर्थ बताना है। जो RICE है, इसका प्रत्येक अपने को यहाँ पे अर्थ बताना है। तो प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी R का मतलब रेस्ट, I का मतलब आइस, C का कंप्रेशन, E फॉर एलिवेशन। सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, अपने को ध्यान रखना है। ये इसका सही आंसर रहेगा। यानी R का मतलब रेस्ट होता है, आइस का मतलब बर्फ, कंप्रेशन मतलब दबाना, एलिवेशन में ऊपर उठाना। ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों।
बहुत बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? यानी भारत में जो फिजियोथेरेपी है, खेल चिकित्सा शास्त्र, स्पोर्ट्स मेडिसिन यानी फिजियोथेरेपी है, उससे संबंधित कौन सी राष्ट्रीय नेशनल एजेंसी या संस्था रहेगी दोस्तों? प्रश्न नंबर 46 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में जो खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित संस्था है वो रहेगी दोस्तों IASM। ध्यान रखना है दोस्तों, IASM रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, खेल के दौरान अचानक पेट के ऊपरी भाग में तीखे दर्द को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर खेल रहे हैं और पेट के ऊपरी भाग में अचानक तीखा दर्द हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? दोस्तों ये अपना क्या है, स्टर्नम हड्डी है। ये स्टर्नम हड्डी के दोनों तरफ ये भी पसलियाँ और पसलियों के दोनों तरफ नीचे की तरफ में ये डायफ्राम मांसपेशी पाई जाती है। डायफ्राम मांसपेशी जो श्वसन में ऊपर और नीचे जाती है। तो दोस्तों इस टाइम में मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति मान लो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये व्यक्ति की जो तीक्ष्ण दर्द होता है पेट के ऊपरी भाग में, तो वो कौन सा दर्द कहलाएगा? प्रश्न नंबर 47 सही आंसर है दोस्तों, इसे अपन स्टीच के नाम से जानते हैं। और ये ज़्यादातर कौन सी मांसपेशी में आता है दोस्तों? तो ये सबसे ज़्यादा डायफ्राम, ध्यान रखना है, इस डायफ्राम मांसपेशी के अंदर जो दर्द होता है उसे अपन स्टीच के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, स्पोंडोलाइसिस नामक चोट शरीर के किस भाग में लगती है? दोस्तों स्पोंडलाइसिस नामक चोट है वो शरीर के किस भाग में लगती है? पैर में, हाथ में, वर्टिब्रा में, स्पोंडलाइसिस नामक चोट। प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्टिब्रा होती है, यानी कशेरुक दंड होता है, मेरुदंड होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा चोट लगती है, उसे अपन स्पोंडलाइसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये अपनी वर्टिब्रा होती है, मान लो ये रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी में जो चोट लगती है उसे हम स्पोंडलाइसिस। और रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएँ होती है दोस्तों? तो शुरुआत में 33 होती है और बाद में ये 26 हो जाती है, तो यानी 26 कशेरुकाओं में जो चोट लगती है उसे अपन स्पोंडलाइसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, मेटाटार्सल हड्डी के स्ट्रेच फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मेटाटार्सल के स्ट्रेच फ्रैक्चर, स्ट्रेच मतलब खिंचाव के फ्रैक्चर हो जाता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? दोस्तों मेटाटार्सल होती कहाँ है? सबसे पहले तो जो अपना पैर होता है दोस्तों, पैर का जो पंजा, ये पैर का पंजा होता है, उसको जो ये टकने वाला भाग होता है, ये अंगुलियाँ हो गई। तो मेटाटार्सल का मतलब होता है दोस्तों जो अंगुलियाँ है, इस अंगुलियों की जो हड्डियाँ होती है उसे अपन मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों अंगुली की हड्डियाँ, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया। मेटाटार्सल का मतलब होता है दोस्तों ये अपनी कोहनी का पैर के पंजे का जॉइंट हो गया, तो ये तो जो पैर का पंजे का जॉइंट है वो तो कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे टार्सल। और जो पैर का ये वाला भाग होता है जिसमें 5 उंगलियाँ होती है, 5 हड्डियाँ जाती है, उसे अपन मेटाटार्सल कहते हैं। तो इसका जो फ्रैक्चर होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सिंपल, मिश्रित, मार्च या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर। प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन मार्च फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वार, ध्यान रखना है सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1919 तक हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, उसमें जो सैनिक थे उनके सबसे ज़्यादा ये कौन सी मेटाटार्सल में जो मार्च फ्रैक्चर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिला था, पैरों में फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों, पानी बाधा दौड़ या बाधा दौड़ के खिलाड़ियों में मुख्यतः किस रूप में कौन सी चोट लगती है? यानी जो बाधा दौड़, ध्यान रखना है दोस्तों, जो हर्डल रेस होती है उस हर्डल रेस के खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा कौन सी चोट देखने को मिलती है? प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो सबसे ज़्यादा ब्रिस्ट हिल फ्रैक्चर अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है देखने को मिलती है। जो हर्डल रेस के खिलाड़ी होते हैं उसमें, या पानी से यानी स्टीपल चेज से संबंधित जो स्टीपल चेज के खिलाड़ी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्रिस्ट हिल फ्रैक्चर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखिए दोस्तों, एक फुटबॉल खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है? वो अपन ने पहले भी देख लिया दोस्तों, फुटबॉल खिलाड़ी होता है उसको सबसे ज़्यादा चोट कहाँ लगती है? कोहनी, टखने, हथेली, घुटने में। प्रश्न नंबर 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टखने में सबसे ज़्यादा चोट लगने की संभावना एक फुटबॉल खिलाड़ी की रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में आप कमी रख रहे हैं दोस्तों, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों, निम्न में से
किस में प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं। दोस्तों इसे प्रेशर मैनिपुलेशन कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्ट्रोकिंग, पॉन्डिंग, नीडिंग, क्लैपिंग, प्रेशर मैनिपुलेशन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, इसे अपन नीडिंग भी कहते हैं। जाना, नीडिंग को अपन प्रेशर मैनिपुलेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, जीवित प्राणियों को भोजन की जो आवश्यकता किसकी पूर्ति के प्राप्ति के लिए होती है। जो जीवित प्राणी है वो भोजन की प्राप्ति किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं, भोजन की आवश्यकता किसकी प्राप्ति के लिए करते हैं। ऑक्सीजन, अकार्बनिक पदार्थ, जल या ऊर्जा के लिए। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 53। जितने भी जीवित प्राणी है भोजन क्यों करते हैं, तो वो ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, यानी उसको अपन ऊर्जा की प्राप्ति होगी इसलिए भोजन की आवश्यकता उसे महसूस होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है, यानी कौन सा रोग है वो संक्रामक रोग नहीं है। मलेरिया, डायबिटीज, क्वाशियोरकोर या बीपी यानी उच्च रक्तचाप। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो मलेरिया है वो संक्रामक रोग है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, मलेरिया है वो संक्रामक रोग रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, श्वसन में परेशानी कहलाती है। दोस्तों श्वास लेने में जो परेशानी है, रेस्पिरेटरी में जो दिक्कत आती थी उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेकाइकार्डिया, डायसोफिया, हाइपर वेंटिलेशन या फिर अस्थमा। श्वसन लेने में, श्वास लेने में जो परेशानी होती है उसे अपन क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 55 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन डायसोफिया के नाम से जानते हैं। श्वसन में अगर कोई दिक्कत होती है वो डायसोफिया कहलाएगी। प्रश्न नंबर 55 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डायसोफिया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 56, जिला स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं का निराकरण कौन करता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो समस्याएं होती है स्वास्थ्य से संबंधित, उनका निराकरण कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी, दौड़े चिकित्सालय, जिला चिकित्सक सुपरवाइजरी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिला चिकित्सा अधिकारी, जिसे अपन CMHO के नाम से जानते हैं दोस्तों, CMHO, वो यहाँ पे जिला चिकित्सा अधिकारी होता है CMHO, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिला स्तर पर हेल्थ समस्याओं का निराकरण करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57, हृदय की आवाज़ सुनने के लिए। दोस्तों हृदय की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए किस यंत्र या इक्विपमेंट्स का अपन प्रयोग करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हार्ट की जो सुनाई देती है आवाज़, वो सुनने के लिए कौन से अपन यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टेथोस्कोप, स्टेनोस्कोप, स्पायरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 57 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन स्टेथोस्कोप के नाम से जानते हैं, जो हृदय की ध्वनि को सुनाई देती है, और हृदय की ध्वनि को अपन लब और डब के नाम से, यानी ध्यान रखना है, लब और डब के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 58, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे अपन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, वो प्रश्न पूछा गया था शारीरिक शिक्षक 2022 ग्रेड 3 के अंतर्गत पूछा गया था। WHO की स्थापना तो 7 अप्रैल, ध्यान रखना है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 की उसकी स्थापना की थी, 7 अप्रैल 1948। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर है दोस्तों, इसका मुख्यालय है जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड, ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 59 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 59, शरीर की मांसपेशियों किसकी कमी से कमजोर हो जाती है। दोस्तों जो मसल्स होती हैं वो किसकी कमी से कमजोर हो जाएगी। सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। प्रश्न पहले भी पूछा गया है दोस्तों 1-2 प्रश्न उत्तरी के अंदर। तो शरीर की जो मसल्स होती हैं दोस्तों वो किसकी कमी से, तो वो पोटेशियम की कमी से कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए दोस्तों, क्रोनिक इंजरी का उपचार किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों क्रोनिक उपचार है, क्रोनिक को उपचार मतलब होता है दोस्तों पुरानी चोट होती है, जो पुरानी चोट हो जाती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन क्रोनिक चोट। और जो एक्यूट इंजरी होती है जो उसे अपन ताज़ा चोट के नाम से जानते हैं, ताज़ा चोट। तो क्रोनिक उपचार का किसके लिए द्वारा किया जाता है,
प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों। अल्ट्रा थेरेपी यानी जो विद्युत चिकित्सा होती है उसके द्वारा जो चिकित्सा दी जाती है उससे एक पुरानी चोटों यानी क्रोनिक चोटों का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है। दोस्तों सूजन होती है, उस सूजन को किसके द्वारा कम किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सोनाबाद, कंट्रास्टबाद, भरपूरबाद, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 61 सही आंसर रहेगा दोस्तों कंट्रास्टबाद यानी गर्म और ठंडा पानी, एक बार गर्म एक बार ठंडा और एक बार गर्म उपचार पानी का उपयोग करते हैं उसे अपन कंट्रास्टबाद कहते हैं। इसके द्वारा सूजन को कम करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 62, विकृतियों को दूर करने में अपनाई जाती हैं। दोस्तों जो विकृति है यानी डेरिवेशंस है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं अपने उसको ये वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों विकृति जिसे अपन डिफॉर्मिटीज या डिफॉर्मिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, हाइड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, इनमें से कोई नहीं। तो विकृतियों को दूर करने के लिए अपन प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम। इसे अपन हिंदी में सुधारात्मक व्यायाम के नाम से जानते हैं। सुधारात्मक व्यायाम करेंगे यानी करेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे तब जाके अपन विकृतियाँ यानी डिफॉर्मिटीज का उपचार कर पाएंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, फ्रैक्चर का अर्थ क्या है। दोस्तों फ्रैक्चर है, इस फ्रैक्चर का अर्थ क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों फ्रैक्चर हो जाता है तो जो एक्सरे होता है उसमें निशान कैसा आता है तो वो फ्रैक्चर का निशान भी अपने को ध्यान रखना है, ऐसा आएगा। अगर एक्सरे में फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे के द्वारा जो पता लगाते हैं वो ऐसी निशान आ जाता है तब मान लेते हैं कि कहीं पर फ्रैक्चर हो गया है। तो हड्डी का टूटना, हड्डी का अपनी जगह से खिसक जाना, टेंडन का खिंचाव कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 63 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हड्डी का टूटना क्या कहलाता है तो फ्रैक्चर कहलाता है यानी अस्थि की निरंतरता में भंग आना फ्रैक्चर कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, लंबरगो से क्या तात्पर्य है। दोस्तों जो लंबरगो है इससे क्या तात्पर्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। सिर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, उपरोक्त सभी। लंबरगो। और क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। 50 से ज़्यादा अपने को यहाँ पे लाइव की संख्या तक पहुँचाना है और फिर अपने को यहाँ पे PDF भी आपको टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप 50 से ज़्यादा लाइव की एक बार संख्या जरूर पहुँचाए। प्रश्न नंबर 64 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमर में दर्द होता है इसे अपन लंबरगो के नाम से जानते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कमर दर्द। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, कंट्रास्टवाद का प्रयोग किस उपचार में किया जाता है। दोनों कंट्रास्टवाद जिसे अपन किस नाम से जानते हैं ठंडे, ध्यान रखना ठंडा प्लस गर्म इस पानी का उपयोग किया जाता है उसे अपन कंट्रास्टवाद करते हैं। तो इसका उपयोग किस में करते हैं हड्डी खिसकने में, सूजन कम करने में, खुले घाव में, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 65 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूजन को कम करने में कंट्रास्टवाद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, अभ्यास के दौरान उल्टी की अनुभूति किसके कारण होती है। दोस्तों अपन अभ्यास करते हैं यानी ट्रेनिंग करते हैं उस समय अपने को उल्टी यानी वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग की जो एहसास होता है, उल्टी का एहसास होता है वो किसकी अनुभूति के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के एसिड बनने से, एड्रेनल ग्रंथि से, कार्बन डाइऑक्साइड से या उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे लैक्टिक अम्ल यानी दुग्ध अम्ल होता है वो हड्डियों में जम जाता है जिसके कारण क्या आ जाती है थकान आ जाती है। उस थकान के कारण वोमिटिंग यानी उल्टी की अनुभव अपने को होने लगता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 67, टेनिस एल्बो नामक चोट किस खेलों में होती है। दोस्तों यहाँ पे टेनिस एल्बो चोट है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों एल्बो का मतलब होता है वो अपने को यहाँ पे पहले ही पता लगा है, एल्बो का मतलब कोनी होती है दोस्तों। तो कोनी में कौन सी चोट लगती है तो टेनिस एल्बो। ये कौन से खेलों में लगती है जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ में कोई चीज़ लेके अपन खेलते हैं वो उसमें लगती है, जैसे क्रिकेट का बैट हो गया, रैकेट हो गया, इन खेलों में। और टेनिस एल्बो कोनी में लगने वाली चोट है और ये कौन सी मसल्स पर ECRB, ध्यान रखना ECRB बहुत बार पूछा जाता है। तो कोनी की कौन सी मसल्स ECRB में ये चोट लगती है। तो टेनिस, बैडमिंटन कै दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 67 कै और कै दोनों यानी क्रिकेट भी हो सकता है इसके अंदर। क्रिकेट का बैट पकड़ते हैं तो हाथ में लेके जो उपकरण खेलते हैं फिर ऐसी चोट लगती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों,
एफ्लुरेंज नामक शब्द है वो किससे संबंधित है? एफ्लुरेंज है वो किस से संबंधित रहेगा? मालिश, स्पिरिट ट्रेनिंग, वे ट्रेनिंग, अंडरटेशन ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एफ्लुरेंज है वो मालिश से संबंधित रहेगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मालिश से संबंधित एफ्लुरेंज रहेगा, जिसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, इसे अपन स्ट्रोकिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेंडिनाइटिस से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यहाँ पे टेंडिनाइटिस है, इससे क्या तात्पर्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्रैक्चर, टेंडन में जलन, थकान। टेंडिनाइटिस इजी रहेगा दोस्तों, आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो ये आंसर अपन निकाल सकते हैं। टेंडिनाइटिस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे टेंडन के अंदर जो जलन होने लग जाती है तो वो टेंडिनाइटिस कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे थकान का क्या कारण होता है? दोस्तों जो थकान हो जाती है, फटीग आ जाती है, इसका क्या कारण है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों थकान जिसे अपन फटीग के नाम से जानते हैं, फटीग, तो इसके किसके कारण आ जाती है? तो प्रश्न नंबर 70 का सही आंसर रहेगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, जिसे अपन दुग्ध अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी लैक्टिक अम्ल होता है। इस लैक्टिक अम्ल के कारण ये होती है क्योंकि जो रक्त वाहिनियाँ होती है उसके अंदर ब्लड क्या हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होने के कारण ऑक्सीजन आगे नहीं पहुंच पाती, इसलिए थकान आ जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है? दोस्तों जो ह्यूमरस हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ह्यूमरस हाथ में, पसलियों में, पाँव में। दोस्तों ये अपना कंधा है, कंधे वाला ये अपर आर्म, फिर ये कोहनी का भाग, और ये जो निचले फोर आर्म होता है, और ये अपना हाथ का पंजा होता है दोस्तों। तो इसमें जो कोहनी का भाग और कोहनी से ऊपर का जो भाग होता है अपर आर्म में, उसमें एक हड्डी पाई जाती है जिसे अपन ह्यूमरस हड्डी के नाम से जानते हैं। इसके दोनों तरफ, एक तरफ बाइसेप, दूसरी तरफ ट्राइसेप मांसपेशी भी पाई जाती है। तो ह्यूमरस हड्डी किस में पाई जाती है दोस्तों? वो हाथ में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर रहेगा दोस्तों हाथ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, खिलाड़ी के चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाया जाता है उसमें क्या होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। स्प्रे के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? अमोनिया, सोडियम, इथाइल क्लोराइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों चोट लगाते हैं उसमें कौन सी महसूस होता है? तो उसमें ठंडी महसूस होती है, ठंड यानी ठंडी चिकित्सा होती है, और उसमें जो स्प्रे होता है उसमें क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर रहेगा दोस्तों इसमें इथाइल क्लोराइड होती है। ध्यान रखना है, इथाइल क्लोराइड, और साथ में मीथेन भी होती है दोस्तों, इसमें मीथेन और इथाइल क्लोराइड रहेगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 73 पुनर्वास के लिए, ध्यान रखना है पुनर्वास का मतलब है दोस्तों रिहेबिलिटेशन के लिए करेक्टिव एक्सरसाइज के अंतर्गत किस प्रकार की व्यायाम किए जाते हैं? यानी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद खिलाड़ी वापस ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक होने के बाद भी वो कुछ एक्सरसाइज करता है जिसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, यानी सुधारात्मक व्यायाम। तो इसके दौरान कौन सी व्यायाम करता है? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, भौतिक प्रतिरोधी असर की ट्रेनिंग, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी करेक्टिव एक्सरसाइज या सुधारात्मक व्यायाम किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी अगर हाइट जाती है तो हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, हवा का प्रतिरोध कम होता है, हवा की डेंसिटी कम होती है, या फिर उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों अगर ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने पर ऊंचाई के साथ साथ अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 74 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये यहाँ पे ऊंचाई के साथ आने वाले फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75, ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है? यानी हाइट पर अगर अपन हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग, उससे अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? एरोबिक क्षमता, एनोरोबिक क्षमता, लचीलापन, ताकत क्षमता, या और कोई? दोस्तों हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जो शिमला में है और राजस्थान में माउंट आबू सिरोही में है, तो
ऊंचाई पर ट्रेनिंग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न नंबर 75 का सही रहेगा एरोबिक क्षमता बढ़ जाती है, श्वास से संबंधित उसमें सहनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है, श्वास के साथ सहनशीलता बढ़ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, गर्म वातावरण में अभ्यास करने से खिलाड़ी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? दोस्तों गर्म वातावरण है, मान लो गर्मी है और उस टाइम में अपन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? ऊष्मा, थकान, ऊष्मा आघात, ठंडा लगना, ख दोनों। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 76 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी क और ख दोनों। यानी इसके द्वारा क्या होगा? ऊष्मा का आघात होगा, गर्म ज़्यादा हो जाएगा शरीर, और ऊष्मा में थकान भी अपने को यहाँ पे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 77 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77, ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? दोस्तों ऊष्मा आघात के क्या लक्षण सिम्टम्स होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। पूरे शरीर में गर्मी महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन, सिर व वक्ष में दर्द, उपरोक्त सभी। ऊष्मा आघात के क्या लक्षण होते हैं? प्रश्न नंबर 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। ये जो सिम्टम्स है वो गर्मी के अंदर अपन ट्रेनिंग करते हैं उसके कारण अपने को मिलने वाले शरीर पे इफेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 78। अगला प्रश्न नंबर 78, ठंडे वातावरण में अभ्यास करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है। इससे पहले वाले प्रश्न में अपने गर्म वातावरण में देख लिया, अब ठंडे वातावरण में अगर अपन ट्रेनिंग करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उससे अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मांसपेशियां तनाव और संकुचित की गति धीमी रहेगी, मांसपेशियों सख्त होना, क्षतिपूर्ति में देरी, ग्लाइकोजन का संग्रह कम होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 78 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी। ये ध्यान रखना है, वो यहाँ पे ठंड में अभ्यास करने से रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार अपन ने लगभग 78 प्रश्नों का एनालिसिस किया है, और उसमें से आप कितना स्कोर कर पाए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर दोस्तों क्लास को शेयर, ध्यान रखना है, शेयर और लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।